हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम्पिटिस बाई गीता। हम यहाँ पर आपको लेकर आए हैं तकनीक। इससे पहले मैंने आपको करा दिया है माध्यम से तकनीक, उसका पार्ट 2 इसका ही पार्ट 2 है। आप इसको पूरी वीडियो देखेगा। यहाँ पर आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट्स आपके पॉइंट्स मिल जाएंगे जो टीजीटी मतलब आपका कोई सा भी एग्ज़ाम हो आर्ट का, वहाँ से आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट्स पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि जो नए स्टूडेंट हैं जो देख रहे हैं, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। ये तकनीक पार्ट 2 है। स्टार्ट करते हैं। ये पहला है भित्ति चित्रण। पहले हम भित्ति चित्रण के बारे में जान लेते हैं कि भित्ति चित्रण होता क्या है। भित्ति चित्रण वैसे भी आपने पढ़ रखा होगा अजंता में, लेकिन अजंता में पढ़ रखा होगा उसमें तो हम बता देते हैं कि जो भित्ति चित्रण होता है वो दो प्रकार से होता है। एक फ्रेस्को बूनो होता है और एक फ्रेस्को सेस्को होता है। यानी कि फ्रेस्को बूनो में होता है गीली भित्ति। गीली भित्ति पर ही जो चित्र बने थे वो सबसे ज़्यादा टिकाऊ चित्र होते थे, क्योंकि गीली चित्र पे मतलब गीली भित्ति पे बनाते थे। भित्ति मतलब दीवार। दीवारों पर जब गीली भित्ति पर बनाते थे तो वो अच्छे से टिक जाते थे और वो अधिक टिकाऊ हमारे किस पर होते थे, फ्रेस्को बूनो यानी कि गीली भित्ति पर ज़्यादा टिकाऊ होते थे। अब हम बात करते हैं फ्रेस्को सेक्को की बात करते हैं। फ्रेस्को सेक्को में सूखी भित्ति होती है, उस पर सूखी भित्ति पर चित्र बनाते हैं, चाहे वो टेम्परा हो या फिर आपकी दूसरी मतलब कोई भी माध्यम हो सकता है आपका। अब यहाँ पर देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर जो फ्रेस्को सेक्को है वो कौन कौन से में था। इटली हो गया, ग्रीक हो गया, मिस्र और यहाँ पर रोमन। यहाँ पर देखो मैंने बताया भी, यहाँ पर देखो मेंशन भी कर रखा है कि रोमन पेंटिंग में अंडे की जर्दी का यूज़ करते थे। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो प्रचलित थी, जो सबसे ज़्यादा प्रचलित थी वो कहाँ पर थी, यूरोप में सबसे ज़्यादा प्रचलित थी। यहाँ पे म्यूरल अगर पूछा जाए शब्द तो मतलब किससे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो भित्ति चित्रण है वो किसका मतलब किसका पर्यायवाची है या फिर किससे लिया गया है, लैटिन भाषा हो या कुछ भी, तो कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर देखो मैंने मेंशन भी कर रखा है कि म्यूरल चित्रण शब्द हिंदी भाषा पर्यायवाची इसका भित्ति चित्रण है। वैसे इसको क्या कहते हैं, म्यूरल कहते हैं। अब हम बात करते हैं इसको संस्कृत शब्द में क्या कहते हैं, कुण्य या दीवार पर प्लास्टर चित्र बोलते हैं। अब यहाँ पर देखो ये भी मैंने मेंशन कर रहा है। देखो नेट जेआरएफ के लिए देखो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, तो उनके लिए भी मैंने सोचा है कि कोई सी पॉइंट्स छूटे ना, तो मैंने सारा इसमें मेंशन कर रखा है। नाट्य मंडप अभिलाषी तार चिंतामणि की सज्जा में 12वीं सदी विधान मतलब इसका विधि जो बनाने की इसकी विधि है, यानी कि भित्ति चित्रण की जो बनाने की विधि है वो हमारे कहाँ पर मिलती है, नाट्य मंडप। ये जो किसी का है, अभिलाषी तार्थ चिंतामणि का। ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप चित्र भी देख सकते हैं कि सिस्टाइन चैपल की छत में देखो आपने भी देखा होगा कि वहाँ पर देखो कितने अच्छे भित्ति चित्र बने हुए हैं। यहाँ पे देखो माइकल एंजेलो ने बनाया है फ्रेस्को बूनो का। ये फ्रेस्को बूनो का बहुत अच्छा यहाँ पर उदाहरण मिलता है। और यहाँ पर देखो अगर यहाँ पर सबसे प्राचीन की बात करें कि जो सबसे प्राचीन जो तकनीक है वो सबसे हमें कहाँ मिलती है, जोगीमारा से मिलती है। जोगीमारा में आप चित्र यहाँ से देख सकते हैं कि जोगीमारा के चित्र आप यहाँ से ये जो चित्र है वही जोगीमारा का है। तो यहाँ पे जो प्राचीन जो भित्ति चित्र मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, जोगीमारा से मिलते हैं। आई थिंक ये आपको इतना पॉइंट समझ में आ गया हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं पित्रादुरा। पित्रादुरा भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस पर भी आप ध्यान दीजिएगा। देखो पित्रादुरा क्या होता है कि जो मतलब जो पत्थर या कोई भी आप माध्यम हो गया, अगर उस पर हम कोई भी चित्रकारी करते हैं या फिर कोई भी हम इनग्रेव करके करते हैं तो वो हमारा पित्रादुरा में आ गया। अब देखो पित्रादुरा के बारे में हम पढ़ते हैं कि कोई सी सख्त पत्थर मतलब किसका, इतावली। देखो यही चीज़ मैं बता रही थी, कोई भी शब्द होता है तो कोई पूछ लिया जाता है कि किसका मतलब बहुवचन है, ये किसका पर्यायवाची है, ये कहाँ से भाषा से लिया गया है, तो इस पर भी आपको ध्यान देना है। ये पत्थर का इतावली बहुवचन या टिकाऊ पाषाण है। पाषाण मतलब पत्थर। अब यहाँ पर देखते हैं कि देखो यहाँ पे जो प्रथम जो प्रयोग किया गया था वो सर्वप्रथम कहाँ कर गया, मतलब कहाँ पर किया गया था, रोम में किया गया था। रोम यानी कि इटली में किया गया था। अब यहाँ पर देखो चरमोत्कर्ष की बात करते हैं कि जो 1500 के आसपास जो अपनी चरमोत्कर्ष जो है वो कहाँ पर पहुँची थी, फ्लोरेंस में पहुँची थी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे मुगल भारत। देखो मुगल भारत में इसे क्या बोला जाता था, पर्चिनकारी या पच्चीकारी बोला जाता है। और यहाँ पर वैसे इसका क्या नाम है, पित्रादुरा। अब हम बताते हैं जैसे कि इसका अर्थ क्या होता है। जैसे कि कोई भी चित्र हो गया, यहाँ पे पर्चिन मतलब पच्चीकारी, तो जिसका अर्थ होता है जड़ना। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो यहाँ पर कहाँ पर मतलब कहाँ पर पहुँची है कि यहाँ पे, लेकिन इसके परंतु
जो इसके बाद में, यानी कि अभी तो हम मुग़ल की बात कर रहे थे और यहाँ पर देखा था कि चरमोत्कर्ष वो फ्लोरेंस में पहुँचा था। अब हम बात करते हैं कि जो बाद में, यानी कि इसके बाद में जो पहुँचा था वो 16वीं मतलब 1600 सदी में इसके छोटे यूरोप में पहुँचे थे, यानी कि यहाँ तक कि मुग़ल दरबार में भी भारत पहुँची थी। सबसे मतलब इसका जो पच्चीकारी का है, यानी कि पित्रादुरु का जो पित्रादुरा है, वो सबसे अच्छा उसका उदाहरण मिलता है इत्मादुल्ला आगरा में मिलता है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, यहाँ पर मैंने पिक्चर्स भी लगाई है, तो आप यहाँ से पिक्चर्स भी देख समझ सकते हैं कि पित्रादुरा में जो यानी कि जो कोई पच्चीकारी करी जाती है, उसकी डिज़ाइन बनाई जाती है, उसी को ही हम पित्रादुरा कहते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारा है मोज़ाइक। मोज़ाइक में आप देखेंगे कि मणिकुट्टम सबसे ज़्यादा, मणिकुट्टम से यहाँ से पूछ लिया जाता है कि मणिकुट्टम किसके लिए जाना जाता है, तो आप सभी जानते हो कि मणिकुट्टम बेजेंटाइन या बेजेंटाइन के लिए जाना जाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे मतलब मोज़ाइक होता क्या है। मोज़ाइक जैसे हो गया कोई भी पदार्थ हो गया या कोई छोटे पत्थर हो गया, कंकड़ हो गया, अगर हम उसको पास पास में रख के कुछ लगाते हैं, तो जैसे कि आप यहाँ पर पिक्चर्स भी देख सकते हैं कि पिक्चर्स में आपको देख के लग रहा होगा कि ये सब जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ, इसी को ही मोज़ाइक कहा जाता है। मोज़ाइक में सबसे ज़्यादा आपको बता ही दिया था कि जो सबसे ज़्यादा फली फूली थी वो बाइजेंटाइन में ही फली फूली थी। अब यहाँ पर किसी भी बुक में देखो 5वीं से 15वीं शताब्दी दिया होगा, या यहाँ पर तो मैंने लिख रखा है यहाँ से 6ठी से 15वीं शताब्दी में। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, देखो ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि विभिन्न सामग्री से मोज़ाइक से पहले उदाहरण आपको जो सबसे पहले जो उदाहरण मिलते हैं, जो सबसे पहले उदाहरण मिले थे कहाँ पर मिले थे, मेसोपोटामिया में मिले थे। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो कहाँ पर, अगर यूरोप की बात करते हैं कि जो जस्टिन मतलब कॉन्स्टेंटिनोपल है यहाँ पे हेगिया सूफिया का जो है यहाँ पर चर्च, तो जेरूसलम में नया चर्च, यहाँ पर भी यहाँ पर आपको इसके मतलब बता सकते हैं। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि जितने भी चर्च हैं उसमें आपको यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं माइसीनियन। माइसीनियन में भी आपने पढ़ा होगा, जो ट्रेंस है उसमें कंकड़ के मोज़ेक मिलते हैं। देखो कंकड़ के भी मिल सकते हैं, आपके पत्थर के भी मिल सकते हैं, या आपके कांच के भी मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे प्राचीन ग्रीस। देखो प्राचीन ग्रीस और रोम में दोनों पैटर्न और चित्रों के साथ मोज़ाइक शास्त्रीय समय में व्यापक हुआ था। ठीक है, शास्त्रीय समय में व्यापक हो गया था। यहाँ से ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे 4वीं शताब्दी के बाद शुरुआती, यानी कि जो 4वीं शताब्दी के बाद जो शुरुआती हुआ था वो ईसाई बेसिलिका की जो दीवार और छत, मतलब दीवार और छत को मोज़ाइक से सजाया गया था। यानी कि आप बता ही सकते हैं, समझ गए होंगे कि जो मोज़ाइक होता है वो छोटे पत्थर कंकड़ इनको पास पास में रख के मतलब बनाए जाते हैं। यही यहाँ पर इसकी शुरुआत यहाँ पर बताया गया है कि ईसाई बेसिलिका को यहाँ पे दीवार और छत को सजाया गया था मोज़ाइक के द्वारा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था, जो सबसे ज़्यादा अगर मोज़ाइक के लिए जानी जाती है तो बाइजेंटाइन ही है। अगर यहाँ पे अगर अंत की बात करें, यहाँ पे रोमन की बात करें कि रोमन कला जो है मोज़ेक कला की आखिरी महान अवधि 12वीं से 13वीं शताब्दी थी। जो नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारा आता है अब स्टेन ग्लास। स्टेन ग्लास के लिए देखो अभी तो आपने पढ़ा था कि मोज़ाइक क्या है, अब स्टेन ग्लास हो गई। अभी तो आपने बाइजेंटाइन के बारे में पढ़ा था, अब हम बात करते हैं गोथिक काल। देखो आपने पश्चिम कला के में पढ़ा होगा कि गोथिक काल में जो स्टेन ग्लास होता है वो सबसे ज़्यादा गोथिक काल में मिला हुआ है। अब हम बात करते हैं कि मतलब रंगीन कांच होता क्या है। कांच को ऑक्साइड रंगों के द्वारा रंगीन किया जाता है। देखो पहले यहाँ पर आपको दो चित्र भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जितना भी है वो वहाँ पे बहुत अच्छे मतलब रेड ऑक्साइड के द्वारा वहाँ पे रंगीन किया गया था, वहाँ पे मतलब कांच लगाए गए थे, तो वो वहाँ से प्रकाश बहुत अच्छा मतलब रिफ्लेक्ट करता था और बहुत अच्छा, बहुत ही देखने में एक अद्भुत लगता था। अब यहाँ पे बात करते हैं कि गिरजाघर की खिड़कियों और रंगीन के कांच के टुकड़ों को लगाया जाता था। ये चीज़ मैंने आपको बता ही दिया है, जिससे अलौकिक वातावरण का निर्माण होता था, ये भी मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे अब बात करते हैं कि यहाँ पे गोथिक काल में प्राथमिक मीडिया देखो मूर्ति कला और पैनल पेंटिंग में आपको मिलेंगे। स्टेन ग्लास जो होता है, फ्रेस्को और प्रबुद्ध पांडुलिपियाँ भी शामिल थी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। आपका थोड़ा सा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप उसको पूरा ही देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रखे हैं जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से वीडियो को देखिएगा और सुनिएगा भी।
अब हम बात करते हैं यहाँ पे एक्शन पेंटिंग। एक्शन पेंटिंग के लिए भी जाना जाता है, तो सबसे पहले एक्शन पेंटिंग के लिए क्या जाना जाता है, सबसे पहले हम जानते हैं कि एक्शन पेंटिंग होता क्या है। इसको हिंदी में क्रियात्मक चित्रण भी कहते हैं। कभी कभी हो सकता है कि नाम भी चेंज कर दे, तो नाम पर भी आपको ध्यान देना है, दोनों ही नाम आपको पढ़ना है। कभी हो सकता है कि एक्शन ना पूछ के आपको क्रियात्मक चित्रण के बारे में ही पूछ लिया जाए। तो यानी कि इसकी खोज किसने करी थी, जैक्सन पोलाक ने करी थी। जैक्सन पोलाक एक अमेरिकी चित्रकार और अमूर्त अभिव्यक्तिवादी आंदोलन में थे। यहाँ पे देखो इसको क्या क्या मतलब इसका नाम भी क्या बोल सकते हैं कि तो ड्रिप तकनीक भी कहते हैं, ऑल ओवर पेंटिंग के नाम से भी जानते हैं, या फिर एक्शन पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो नामकरण हुआ था वो 1952 में हुआ था। हेरोल्ड रोसेनबर्ग जो एक अमेरिकी लेखक और शिक्षक दार्शनिक कला समीक्षक थे, इन्होंने भी इस पर काम किया था। अब इसमें बिना किसी पूर्व योजना के सीधे देखो इन्होंने क्या करा था कि मतलब जो बिना किसी पूर्व योजना के सीधे मतलब चित्रतल पर रंगों को छिड़कने, फेंकने अथवा टपकाने की तीव्र प्रक्रिया। आप यहाँ पर देखो चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि देखो यहाँ पर कैसे करा था कि जैक्सन पोलाक ने कोई भी कैनवास को कितनी जल्दी से कलर करेंगे तो कितनी देर में फिल होगा। उन्होंने एक नई तकनीक खोजी थी जिन्होंने एक्शन पेंटिंग का नाम दिया था क्रियात्मक। इन्होंने ऐसी पेंटिंग बनाई थी जिसको अच्छे से कैनवास को जल्दी से फिल करा जा सकता है, बहुत जल्दी भर जाता था। उन्होंने बहुत अच्छी तकनीक निकाली थी, काफ़ी ये बहुत ज़्यादा ये पॉपुलर भी हुई थी। ठीक है, इतना तो आपको इतना समझ में आ गया हो गया। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा चियरोस्कुरो, यानी कि चियरोस्कुरो होता क्या है। जो चियरोस्कुरो होता है वो एक छाया प्रकाश, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि चियरोस्कुरो, कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि चियरोस्कुरो होता क्या है। चियरोस्कुरो एक इंग्लिश शब्द है, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। तो यहाँ पे छाया प्रकाश के द्वारा ही उत्पन्न किया जाता है। पहले क्या होता था, पहले जो चित्र बनते थे वो पहले ब्लैक एंड वाइट बनते थे। तो पहले ब्लैक एंड वाइट में इतना आसान होता था, तो उसमें रिफ्लेक्ट करना मतलब कोई भी लाइट होती है उसको रिफ्लेक्ट करना बहुत आसान होता था। लेकिन चियरोस्कुरो में उन्होंने एक नई तकनीकी खोजी थी जिसका नाम क्या था, लियोनार्डो दा विंची था। इन्होंने नई तकनीक खोजी थी। इन्होंने रंगीन पेपर पर एक ड्राइंग के रूप में एक मतलब जो लाइट होती है उसको रिफ्लेक्ट करके दिखाया था। और यहाँ पर आप पिक्चर्स देख ही सकते हैं कि यहाँ पर देख ही सकते हैं कि कितने अच्छे पिक्चर्स हैं वो, वहाँ पर इन्होंने कितने अच्छे से लाइट को रिफ्लेक्ट करके दिखाया है। यहाँ पे छाया प्रकाश को बहुत अच्छे से दिखाया है। ऐसा लगता है कि यहाँ कोई रोशनी हो और यहाँ पे बहुत तेज़ी से रोशनी पड़ रही हो। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं कि चियरोस्कुरो एक तेल चित्रकला तकनीक है। यहाँ पे देखो पहले क्या होता था कि जो ब्लैक एंड वाइट पिक्चर होती थी, ब्लैक एंड वाइट पिक्चर में इतना ज़्यादा मतलब आसान होता था, जो कलर में होते थे तो उन लोग को मतलब देखने भी बहुत अच्छा लगता था। तो इसीलिए चियरोस्कुरो जो था वो बहुत ज़्यादा फेमस बहुत जल्दी हो गया था। अब चियरोस्कुरो एक तेल चित्रकला तकनीक है। ये तेल चित्रकला के द्वारा ही बनाया जाता है, जिसे पुनर्जागरण के दौरान विकसित किया गया था, जो प्रकाश और अंधेरे के बीच मजबूत तान वाला विरोधाभास उत्पन्न करता है। चियरोस्कुरो का जन्म पुनर्जागरण के दौरान रंगीन कागज के भी आपको मैंने बता ही दिया है। कैरेवेजियो और रेम्ब्रांड, जो अगर इसके आर्टिस्ट पूछे जाए या कलाकार पूछे जाए तो इसके दो ही कलाकार हैं, कैरेवेजियो या रेम्ब्रांड। यहाँ पे तूतीनामा में कभी कभी आपने देखा होगा, मुगल में आपने पढ़ा ही होगा तूतीनामा। तो इसमें जो तोते का प्रेमालाप है उसमें भी छाया प्रकाश का दिखाया गया है। ये भी आपको पॉइंट्स याद करना है। यहाँ पे खोज है गया, खोज याद करना है। चियरोस्कुरो क्या होता है, छाया प्रकाश होता है, ये भी आपको याद करना है। और ये किस पर किया जाता है, ये वो तेल चित्रकला तकनीक है, यानी कि ऑयल पेंटिंग है। नेक्स्ट बढ़ते हैं फड़ चित्र। देखो फड़ चित्र क्या होते हैं, ये देखो पहले तो हम जान लेते हैं कि फड़ चित्र जो बनाए जाते हैं वो कहाँ पर बनाए जाते हैं। वो शाहपुरा या भीलवाड़ा राजस्थान में बनाए जाते हैं। जो माध्यम होता है, अब हम माध्यम जान लेते हैं कि माध्यम क्या होता है। कि माध्यम होता है हमारा कपड़ा, यानी कि जिसकी चौड़ाई कम और लंबाई अधिक। यहाँ पे आप पिक्चर्स में देख ही रहे होंगे कि देखो पिक्चर्स के मैंने इसीलिए डाल रखी है कि ताकि आप पिक्चर्स के सारे आप बहुत अच्छे से आसानी से समझ सकें। देखो अब यहाँ पर इनका विषय क्या होता था, विषय होता था वीर पुरुषों की कहानियाँ होती थी तथा लोक देवताओं की शौर्य गाथाएँ होती थीं, जिसे कपड़े पर लिखकर मतलब चित्रकारी भी करी जाती है, जिसको कपड़े पर लिखकर और लिखते हैं और उसको गाकर सुनाया जाता है। इसको वर्तमान में पार्वती जोशी बहुत जानी जाती हैं, फड़ चित्रण के लिए जानी जाती हैं। आप यहाँ पर देख ही सकते हैं कि आप यहाँ पे वीर पुरुषों की कहानियों, लोग देवताओं की शौर्य गाथाएँ हैं, यहाँ पे मतलब लिखी जाती हैं और सुनाई भी जाती हैं। ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। ये चीज़ आपको याद रखना है कि फड़ चित्र कहाँ के लिए प्रसिद्ध है, ये भी चीज़ याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं।
पिछवाई चित्र, देखो पिछवाई चित्र भी जान जाते हैं कि पिछवाई चित्र होता क्या है। पहले तो हम जान लेते हैं पिछवाई चित्र कहाँ के लिए फेमस है। देखो पहले हम जाते हैं नाथ द्वार के लिए। देखो नाथ द्वार के लिए पूछ लिया जाता है, यहाँ से भी एग्ज़ाम आपके मतलब एग्ज़ाम में आपके बहुत सारे ऐसे बन जाते हैं कि आपके पॉइंट्स की पिछवाई चित्र कहाँ के लिए फेमस है, तो आप बता सकते हैं कि ये नाथ द्वार के लिए फेमस है। शाब्दिक अर्थ इसका क्या होता है, पीछे वाली। अब देखो जैसे कि यहाँ पर जो नाथ द्वार में है इसमें वहाँ पर पीछे है, तो वहाँ पर मतलब डेली आपके पिक्चर्स उसके चेंज करे जाते हैं, और उसके मतलब वहाँ पर आपने देखा ही होगा कि कोई भी पिक्चर आपके, देखो पहले देख लेते हैं कि इसका विषय क्या क्या है। कृष्ण संबंधी चित्र हो गया, बारहमासा या गौ क्रीड़न हो गया। माध्यम इसका क्या है, कपड़ा है। यहाँ पर डेली आपके अगर देखेंगे आप जाके देखेंगे तो वहाँ पर आपने भी देखा होगा कि वहाँ पे जितने भी चित्र बनाए जाते हैं वो हर दिन अलग रंग के होते हैं। और यहाँ पे देखो खनिज रंग का भी यूज़ करा जाता है। खनिज रंग होते हैं जो बहुत चटक रंग होते हैं, बहुत अच्छे देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, तो इसीलिए उनको यूज़ होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कलाकार की। माध्यम तो मैंने आपको बता ही दिया है कि माध्यम किस पर होता है। माध्यम भी पूछ सकता है, आपकी प्रसिद्धि भी पूछ सकता है, शाब्दिक अर्थ भी पूछ सकता है, या फिर विषय भी पूछ सकता है। अब हम बात करते हैं कलाकार का। कलाकार के मैंने भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है। कलाकार आप देख सकते हैं भूरीलाल शर्मा, नैन सुख शर्मा और घनश्याम तथा घासीराम भी हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पट्टचित्र किसे कहते हैं। देखो पट्टचित्र से आपको समझ ही गए होंगे कि पट्टचित्र है तो पट मतलब आपका पट से ही या फिर या आपका टाट यानी कि कपड़ा या टाट पर बनाया जाता है। माध्यम देखो पूछ लिया जाता है कि पट्टचित्र जो होते हैं वो कपड़ा तथा टाट पर बनाए जाते हैं। और यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर पट्टचित्र जो फेमस है वो कहाँ पर है, उड़ीसा तथा कालीघाट, कलकत्ता का कालीघाट। अब हम विषय के बारे में जानते हैं कि विषय इसका क्या है, पौराणिक है, धार्मिक कहानियाँ हैं तथा लोक कथाएँ हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे देखो रंग, मैंने अभी बताया था कि रंग के बारे में। खनिज रंग हो गए, चटक एकदम चटक रंग यूज़ करे जाते हैं आपके। यहाँ पे माध्यम है आपका कपड़ा हो गया। ये चित्रकार दो, देखो जो यहाँ पे जो चित्रकार है यानी कि जो चित्रकारी करते हैं उनको चित्रकारी को कहा जाता है पटुआ बोला जाता है। यहाँ पे माध्यम आपको मैंने बता ही दिया है कि कपड़ा तथा टाट है। खनिज रंग की बात करते हैं यहाँ पे। खनिज रंग हिंगोला, जैसे हिंगोला कभी कभी खनिज रंग भी पूछ लिया जाता है कि मतलब जो हिंगोला होता है वो कौन सा रंग होता है, तो वो लाल है। पीला रंग है आपका हरिताल है। रामरज आपका नीला रंग है। पाउडिंग के लिए देखो पाउडिंग भी पूछ लिया जाता है कि पाउडिंग कौन सा कलर होता है या कैसे बनाते हैं या कैसा होता है, तो आपको भी इसमें मैंने मेंशन कर रहा कि पाउडिंग उबलते हुए मतलब उबलते और फिल्टरिंग द्वारा शंख गोले में सफ़ेद रंग बनाया जाता है। कालीघाट की पट्टचित्र से प्रभावित होकर यामिनी राय, यानी कि यामिनी राय इसके लिए बहुत फेमस है। यामिनी राय ने पट्टचित्र बनाए थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं बाटिक। देखो बाटिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट तो देखो आईआईटी बॉम्बे वालों को बहुत ज़्यादा वो प्रॉब्लम होती होगी क्योंकि वो नहीं जानते हैं कि बाटिक होता क्या है। बाकी जिन्होंने टेक्सटाइल करा होगा या फिर इसमें यूज़ करा होगा तो वो लोग तो जानते होंगे कि बाटिक क्या होता है। तो बाटिक जो यूज़ होता है वो एक कपड़े के लिए होता है। इसमें दो वैक्स यूज़ करी जाती हैं, बी वैक्स और पैराफिन वैक्स यूज़ करी जाती है। इन दोनों वैक्स को मिलाया जाता है और उसको जो भी डिज़ाइन बनाया जाता है, जहाँ पे आप देख ही रहे होंगे जो भी डिज़ाइन बनाया जाता है उसको इसके माध्यम से, इस टूल के माध्यम से इसमें फिल करके आप उसको दूसरी डिज़ाइन मतलब कैसी भी डिज़ाइन बना सकते हैं। वो एक अवरोधक का काम करता है, यानी कि जो भी कलर इस पर नहीं लगता है, जो जहाँ पर मोम लगाया जाता है वो एक अवरोधक का काम करता है। यहाँ पर मोम नहीं मतलब कोई भी कलर नहीं लगता है और फिर बाकी जितने भी बचे हुए जितना भी है वो उसमें कलर लग जाता है। अब मोम क्या होता है, मोम अगर हम पानी में डालें किसी ठंडे पानी में ही रंग डाला जाता है। मोम में कोई ज़रूरी नहीं है कि हम कलर मिलाएं नहीं मिलाएं, चाहे आप वाइट कलर भी यूज़ करते हैं। अब देखो जब वाइट कलर का कपड़ा होगा तो वाइट कलर के लिए अगर कलर मिलाना ही पड़ेगा दूसरे के लिए तो ठीक है, वैसे हम कोई भी कलर नहीं भी मिला सकते हैं। आपके लिए है कि कैसे आप करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख ही रहे होंगे कि यहाँ पर वैक्स मिला के यहाँ पे करा तो ये एक अवरोधक का काम करता है और वहाँ पर यह था। तो यहाँ पे जो रंग होता है वो जो मोम लगाया जाता है वो थोड़ा सा चटक जाता है और उसी में रंग फिल भी हो जाता है, वही इसका ऐसा इफ़ेक्ट आता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैसा इफ़ेक्ट आता है कपड़ों पर। तो तो यही चीज़ है यहाँ पर, इसी को ही बाटिक बोला जाता है। अब हम देखते हैं कि बाटिक कला कपड़ों की छपाई की कला है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। यहाँ पे देखो ये भी बता दिया है कि मोम से लिखना या चित्र करना, ये भी बता दिया है
इंडोनेशियाई भाषा में बाटिक शब्द का, देखो इंडोनेशिया में देखो भाषा भी मैंने लिख रखी है, सारे शब्द लिख रखे हैं कौन कौन से शब्द यूज़ करे जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बतिक या मुताबी भी कहा जाता है। हम इंडोनेशिया के जावा द्वीप में इसके सबसे प्राचीन नमूने पाए गए थे। किस में पाए गए थे? जावा द्वीप के सबसे, इंडोनेशिया के जावा द्वीप में। ठीक है, यहाँ पे जो 12वीं शताब्दी के हैं। ठीक है, मध्य पूर्व के देशों में जो, यानी कि मध्य पूर्व के जो देश हैं वहाँ पर भी इसके नमूने मिले हैं। मिस्र हो गया, टर्की, चीन, जापान, पश्चिम अफ्रीका, यहाँ पे प्राचीन बाटिक कला के नमूने मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। आला प्राइमा, आला प्राइमा भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको भी देखिएगा। देखो आला प्राइमा क्या होता था कि देखो एक बार के रंग के प्रयोग द्वारा चित्र को पूर्ण कर देना, कोई भी रंग हो उसको आला प्राइमा को एक बार ही यूज़ कर देना, तो वो क्या कहलाता है? हमारा आला प्राइमा कहलाता है। इसको वेट ऑन वेट भी बोला जाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आर्टिस्ट की। आर्टिस्ट कौन से हैं? क्लॉड मोनेट है, विंसेंट वैन गॉग है, या फिर रॉबर्ट हेनरी हैं। हम देखो आला प्राइमा के बारे में और डिटेल्स में देखते हैं कि देखो आला प्राइमा क्या होता है कि जो पहले ऑयल चित्र बनते थे, यानी कि जो तेल चित्र बनते थे, पहले तेल चित्र बहुत मुश्किल से सूख पाते थे। तो उनके लिए वो क्या करते थे कि उन्होंने, एक विंची ने सोचा कि एक ऐसा चित्र बनाया जाए कि वो बहुत जल्दी सूख भी जाए और बहुत जल्दी उसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा देखो ऑयल पेंटिंग आप ही जानते हैं कि ऑयल पेंटिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, बहुत ही ज़्यादा। अब इसके लिए आला प्राइमा के लिए क्या करा गया कि उन्होंने एक्रेलिक कलर का यूज़ करा, कि उन्होंने एक ही कलर से, जैसे कोई कलर सूखता है तभी हम, कोई मतलब थोड़ा सा हल्का सूखता है तभी हम लगाते हैं, तो उन्होंने एक निकाला मतलब एक्रेलिक कलर का। तो एक्रेलिक कलर कितनी जल्दी हो जाता है, उसमें दूसरा चित्र जल्दी जल्दी हम एक बार में ही उसको कंप्लीट करते हैं। मतलब वैसा ही तेल चित्र जैसा मतलब नहीं इफेक्ट होता है, लेकिन एक्रेलिक कलर में वैसा ही इफेक्ट देखने को हमें मिल जाता है। तो उसी को ही हम आला प्राइमा कहते हैं, जो हम इसको मतलब एक ही बार में रंग के प्रयोग कर देना, चित्र को पूर्ण कर दिया जाता है, उसी को हम बिल्कुल कंप्लीट कर सकते हैं एक्रेलिक कलर के द्वारा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारा इम्पेस्टो आता है। इम्पेस्टो भी बहुत पूछा जाता है कि इम्पेस्टो होता क्या है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो नाम इसमें ऐसे होते हैं कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो इम्पेस्टो होता है कि इम्पेस्टो शब्द मूल रूप से इतावली है। कौन सा है? इतावली है। देखो कलाकार इसमें कौन से हैं? रैम्ब्राट है, टिशियन है, विंसेंट वैन गॉग है। देखो रैम्ब्राट और टिशियन ने क्या करा था कि कपड़ों तथा गहनों की, पहले उन्होंने कपड़े या गहनों की जो सिलवटें होती हैं, उन्होंने वो जो उसमें दिखाया था रैम्ब्राट और टिशियन ने। और सबसे ज़्यादा जो काम करा था इम्पेस्टो पर, वो किसने किया था? विंसेंट वैन गॉग ने किया था। आप यहाँ पे देखो सूरजमुखी में भी देख सकते हैं कि आपने देखा होगा कि उसमें भी किया है, और यहाँ पर स्टेरी नाइट का भी किया है। स्टेरी नाइट का पिक्चर नहीं लगाया है, लेकिन स्टेरी नाइट में भी किया है। तो यहाँ पे बस मैंने इसलिए पिक्चर ऐसी लगाई है कि तो आप देख सकते हैं कि इम्पेस्टो होता क्या है। इम्पेस्टो में जो बहुत मोटे मोटे रंग लगाए जाते हैं, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, यहाँ पे बहुत मोटे मोटे रंग लगाए जाते हैं, मोटे धब्बे लगाए जाते हैं, तो उसी को ही इम्पेस्टो बोलते हैं। देखो वर्तमान में फ्रैंक ओबर्ग हैं। यह देखो माध्यम, देखो स्पैचुला के लिए मैंने यहाँ पर, देखो जो बच्चे नहीं जानते होंगे तो यहाँ पर नाइफ देख सकते हैं, इसी का ही है, होता है, इसी को ही स्पैचुला बोलते हैं। और यहाँ पे मोटे रंग लगाए जाते हैं, यहाँ पर आपने देख ही लिया होगा, इसी का जो प्रभाव आता है उसी को ही हम इम्पेस्टो बोलते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं कोलाज। कोलाज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोलाज तो आप जानते ही होंगे कि मतलब जॉर्ज ब्रॉक और पिकासो ने ही इसका जो खोज करी थी, उन्होंने करी थी सबसे पहले। कौन से सन में? 1912 में करी थी। हम बात करते हैं कि कोलाज कितने प्रकार का होता है। कोलाज मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। एक हम पेपर के द्वारा करते हैं, पेपर में आपका मैगजीन हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, मतलब कोई भी पेपर हो गया, वो पेपर ही आपका हो गया। फोटो कोलाज में आपका फोटो कोलाज आ जाएगी कि फोटो हो गया, कोई भी पिक्चर हो गई, उसी से फोटो कोलाज, ये आपके डिजिटल में भी आ सकता है। मिश्रित कोलाज में होता है कि कोई भी वस्तु हो गया, कोई भी माध्यम हो गया, तो आप उसी के द्वारा हम कोलाज बना सकते हैं। आपने देखा होगा कि देखो ये पिकासो की ही पिक्चर है, ये गेर्निका का चित्र है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर उन्होंने कोई भी चित्र हो गया, कोलाज में कोई भी पिक्चर हो गया, कोई भी फिगर हो गई, उसी को आकृति को अगर हम जोड़ जोड़ के बनाते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है? कोलाज कहलाता है। ये देखो, ये यहाँ पे 3 संगीतज्ञ का भी चित्र है, इन्होंने भी, आपने देखा होगा, देखो यहाँ पे कितना सारा मतलब अलग अलग पिक्चर बनाई गई है और उसको जोड़ा गया है। तो यहाँ पे देखो हेनरी मातिस का भी यहाँ पे चित्र है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, ये ब्लू न्यूड का है पिक्चर, यहाँ पर आप देख सकते हैं।
ये हेनरी मातिस का। और यहाँ पर अब बात करते हैं यहाँ पर विकास, जो विकास हुआ था इसका दादावाद में हुआ था। ये तो जॉर्ज ब्रॉक और पिकासो तो ये घनवाद के चित्र हैं, ये घनवाद के चित्रकार है। विकास इसका कहाँ हुआ था? दादावाद में हुआ था। हम बात करते हैं यहाँ पे भारतीय चित्रकार की बात करते हैं। भारतीय चित्रकार एम.एफ. हुसैन ऑफ, जिन्होंने किसकी शुरुआत करी थी? फिगरेटिव कोलाज की शुरुआत करी थी, यानी कि कोई भी फिगर बनाया था उन्होंने सबसे पहले फिगर को उन्होंने जोड़ जोड़ के बनाया था। और आपने देखा होगा कि ऑयल पेंटिंग से बहुत सारी इन्होंने, एम.एफ. हुसैन ने जो चित्र बनाए हैं, बहुत सारे चित्र बनाए हैं फिगरेटिव कोलाज में। हम देखते हैं तो यहाँ पर शांति निकेतन कला, जो गुरु मतलब विनोद बिहारी मुखर्जी है, इन्होंने कागज़ के द्वारा सुंदर कोलाज का निर्माण किया था। यहाँ पर हम बात करते हैं पेपर कोलाज। पेपर कोलाज, कैनवास कोलाज, फोटो मोन्टाज भी पूछ लिया जाता है कि फोटो मोन्टाज जो होता है वो किससे संबंधित है? वो हमारा कोलाज से संबंधित है। वुडन कोलाज, डिजिटल कोलाज, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इकेबाना। कभी कभी देखो एग्जाम में पूछ लिया जाता है इकेबाना क्या होता है। इकेबाना हमारा होता है फूलों की व्यवस्था करना या फूलों को जीवित करना। मतलब आप बता सकते हैं कि कोई भी फूल होता है उसको उसको अच्छी तरीके से उसको व्यवस्थित करना, उसको मैनेज करना, उसी को ही हम क्या कहते हैं? इकेबाना कहते हैं। और ये कौन सी कला कहाँ पर ये व्यवस्थित थी? जापानी, मतलब जापान में कला व्यवस्थित थी। अब हम बात करते हैं लिनोक्सिन। जो लिनोक्सिन होता है वो हमारा, देखो कोई भी तेल होता है उसकी एक परत बन जाती है, उसी को ही हम लिनोक्सिन कहते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे फिक्सटेटिव का। फिक्सटेटिव मैंने आपको बता ही दिया था कि जो आपके पेस्टल कलर होते हैं, पेस्टल यानी कि शुष्क माध्यम में जो रंग होते हैं पेस्टल कलर, उसको ही एक फिक्स करने के लिए फिक्सटेटिव का यूज़ करा जाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे गोल्डन रेशियो कैलिपर। दो गोल्डन, आपको स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत आपने पढ़ा ही होगा, जिन्होंने आप दिया था, लियोनार्डो दा विंची ने दिया था। तो उन्होंने, जो विंची ने पिक्चर बनाई थी वो किससे सबसे ज़्यादा जो पिक्चर बनाई थी वो उन्होंने स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत से बनाई थी। अब उन्होंने स्वर्णिम विभाजन का सिद्धांत आपने को पता ही है कि उन्होंने 2:3:8:2 3:5:5:8:13 में विभक्त किया था, या फिर हम 21:34 भी बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब आगे बढ़ने के लिए तो उन्होंने इसी टाइप से, आप देखो यहाँ पे पिक्चर देख है, यही चीज़ है आपका गोल्डन रेशियो कैलिपर है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो उन्होंने इसी के द्वारा ही मतलब पिक्चर बनाई थी। तो यहाँ पर इसी तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये दो पिक्चर है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उन्होंने इसी तरह से अपनी पिक्चर की आकृति बनाई थी। ठीक है, उसी को ही गोल्डन रेशियो कैलिपर बोलते हैं यहाँ पर। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं सेग्रेफिटो। देखो सेग्रोफिटो भी पूछ लिया जाता है। सेग्रोफिटो आपने देखा होगा कि शास्त्रीय में आपने देखा होगा कि सबसे प्रथम, अगर हम टूल की बात करें तो टूल हमारा स्टाइलस होता है। अगर हम कलाकार की बात करें तो कलाकार हमारा रैफेल बहुत ज़्यादा फेमस है इसके लिए। वैसे तो ये हमारा सर्वप्रथम इटली में ही लोकप्रिय हुआ था, लगभग 15 से 16वीं शताब्दी में हुआ था ये। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर सेग्रोफिटो की, बात करते हैं कि सेग्रोफिटो क्या होता है। जो स्टाइलस होता है उसी से ही हम, कोई भी बर्तन होता है, कोई मिट्टी होती है, उसी पर हम जब गीला होता है, जिसकी मैंने फ्रेस्को बूनो में बात बताई थी, उसी को हम धीरे धीरे उससे कट करके निकालते हैं, जो जैसी हमें डिज़ाइन करनी होती है। पहले हमारे शास्त्रीय काल में बहुत सारी दीवारों पर भी आप चित्र बने हुए थे, तो आप देख ही सकते हैं। यहाँ पर उसी को ही हम सेग्रोफिटो बोलते हैं। अब हम बात करते हैं एनकॉस्टिक। एनकॉस्टिक क्या होता है? एनकॉस्टिक होता है कि जैसे कोई भी अगर ऑयल चित्रण है, मतलब कोई भी ऑयल पेंटिंग है, तो ऑयल पेंटिंग में अगर हम उसको मोम के साथ मिला लिया जाए, मतलब मोम के साथ मिला दिया जाता है, तो एक मटमैला पेंटिंग जैसा प्रभाव आता है। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि मटमैला पेंटिंग जैसा प्रभाव आता है। इसको क्या करते हैं कि आग से मोम को गर्म करते हैं और उसी पर चढ़ाते हैं। इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी? इसकी उत्पत्ति ग्रीक से हुई थी। हम इसे क्या भी, एनकॉस्टिंग को हम हॉट वैक्स पेंटिंग भी के नाम से भी जाना जाता है। ये चीज़ आपको यहाँ से याद करनी है। ये बाकी हम आप देख ही सकते हैं कैसा प्रभाव आता है, तो इसीलिए मैंने पिक्चर्स भी लगा रखी है ताकि आपको देखने में आसानी रहे। हम बात करते हैं सैंगुइन की। सैंगुइन क्या होता है? कि सैंगुइन होता है कि जैसे कोई लाल, मतलब कोई, अगर इसमें बहुत पेंसिल आती हैं, पेंसिल होती हैं कि सैंगुइन जो होती हैं वो एक, मतलब लाल रंग की भी होती है, भूरे रंग की भी होती है। अब बहुत सारी इसमें सैंगुइन मिल जाता है, उसी का ही प्रभाव आता है। यहाँ पे देखो पिक्चर्स भी मैंने आपको दिखा रखी है, तो आप पिक्चर्स में भी देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं ग्लेजिंग। ग्लेजिंग भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये भी आप देखिए ग्लेजिंग। तो ग्लेजिंग में क्या होता है कि जो कोई, जैसे सूखे रंग पर कोई भी अगर
दूसरा रंग लगा देते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा पारदर्शी प्रभाव आ जाता है। जैसे कि आपने देख रखा होगा कि कोई भी रंग है तो उसको सूख जाता है, फिर उसके ऊपर दूसरा रंग लगाया जाता है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि देखो यहाँ से आधा पार्ट यहाँ से है, ऐसा है। अगर हम फिर से इस पर दूसरा रंग लगाते हैं तो यहाँ पर इसी को ही हम ग्लेजिंग कहते हैं। ये ग्लेजिंग करी जाती है। इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी? सिंधु घाटी सभ्यता से हुई थी, विशेष रूप से मौर्य काल में हुई थी। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं गौचे, यानी कि ग्वाशे क्या होता है, या ग्वाशे भी बोल सकते हैं, या ग्वाश भी बोल सकते हैं, ग्वाशे। ग्वाश, जो ग्वाश होता है वो क्या होता है कि वो एक गोंद मिले मिश्रित रंग होते हैं, यानी कि गोंद में ही, मतलब गोंद में कोई भी रंग हो, चाहे जल रंग हो, चाहे आपका टेम्परा रंग हो, कोई सा भी हो, उसमें गोंद मिला हुआ होता है। तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा प्रभाव देता है, बहुत ही एकदम शाइनिंग वाला देता है। इसका जो सबसे अच्छा प्रभाव आता है वो वाइट कलर का प्रभाव आता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। हम जल रंग में क्या करते हैं? जल रंग में हम बिल्कुल खाली जगह छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है। हम यहाँ पर खाली जगह नहीं छोड़ते हैं, उसकी जगह हम वाइट कलर अलग से कलर हम लगाते हैं, जैसा आप यहाँ से पिक्चर्स में भी देख पा रहे होंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।